हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स किया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पर कुछ क्वेश्चंस और मैग्नेटिज्म पर कुछ क्वेश्चंस। इलेक्ट्रिसिटी के जो क्वेश्चंस हैं उनका पार्ट 80% हम लोग यानी 8 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और मैग्नेटिज्म के 20% क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज की जो ये वीडियो है इसमें जो टारगेटेड ऑडियंस है वो है CBS 12th CBSE स्टूडेंट्स, नीट स्टूडेंट्स, नीट का जो एग्ज़ाम देंगे और साथ ही साथ IIT मेंस, नॉट एडवांस। ठीक है, आप लोग जैसे कि जानते हैं आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं CBSE वालों के और 90 मिनट्स में आप लोगों को करने होंगे 45 क्वेश्चंस, यानी कि 2 मिनट का एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। ठीक, तो उसके लिए स्पीड होनी चाहिए और स्पीड के लिए आपको कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। डेट इज़ व्हाट, पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम है, इज स्ट्रेच्ड, उसे स्ट्रेच कर दिया जाता है टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, जितनी उसकी लेंथ थी उसका दोगुना स्ट्रेच कर दिया जाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर, जो स्ट्रेच हो चुका है वायर उसका रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है, लाइक आपके पास एक वायर है। ठीक, ये आपका वायर हो गया एक, इसे क्या किया गया है, स्ट्रेच कर दिया गया है, इसकी जितनी भी लेंथ थी उसका ट्वाइस स्ट्रेच कर दिया गया है। तो अभी अगर इसकी लेंथ L थी तो बाद में इसकी लेंथ कितनी हो गई है, 12 हो गई है। तो इस प्रोसेस में जो इसका वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। लाइक इसका एरिया पहले A था तो नया एरिया कितना हो जाएगा, A' हो जाएगा। मैंने क्या बोला, जितना वॉल्यूम अभी है उतना वॉल्यूम बाद में भी रहेगा। तो अभी स्टार्टिंग में कितना वॉल्यूम रहा, AL रहा, और बाद में कितना हो जाएगा, A' इंटू 12 हो जाएगा। मैंने बोला कि ये दोनों वॉल्यूम कैसे रहेंगे, प्रिजर्व रहेंगे, सेम रहेंगे। तो AL इज इक्वल्स टू कितना हो गया, A'(2L). तो यहाँ से A' की जो वैल्यू है आपको कितनी मिल जाएगी बताएंगे आप, A' इज इक्वल्स टू A/2 आ गया, है ना। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि अगर लेंथ को दोगुना किया है तो जो एरिया हो जाता है वो कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। ऑब्वियसली अगर आप किसी वायर को खींचेंगे, अगर इसकी मोटाई अभी इतनी है, ठीक है ना, और आपने इसे खींच दिया तो इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, यानी कि एरिया भी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा उसी रेशियो में। ओके, जिस रेशियो में ये बढ़ी, जैसे ये 2 गुना हुआ तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सिंपल। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, यही इसमें जो है ना की पॉइंट है इस क्वेश्चन में। ये अगर आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। ठीक, इनिशियली जो रेजिस्टेंस है डेट इज़ 4 एंड यू नो, हम इस वाले वायर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट वायर की। ये फर्स्ट है, ये सेकंड हो चुका है। तो फर्स्ट वायर के लिए अगर आप R इज इक्वल्स टू ρL, जो रेसिपी है इस क्वेश्चन की वो है R इज इक्वल्स टू ρL/A। आई थिंक एवरीबडी नोज कि व्हाट इज रो इज द रेजिस्टिविटी, L इज द लेंथ ऑफ द वायर एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर फर्स्ट वायर के लिए आप ये इक्वेशन लगाते हैं R इज इक्वल्स टू ρL/A, तो क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 इज इक्वल्स टू ρL/ क्या A, राइट। और आपको नया रेजिस्टेंस पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर क्या होगा, जो कि R' है ना, वो पूछ रहा है। तो R' इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डेट विल बी, रो तो चेंज होता नहीं रेजिस्टिविटी, लेंथ 12 हो चुकी है लेकिन एरिया अब पहले जितना नहीं रहा, A' जो है ना वो चेंज हो चुका है। आई कैन राइट इट लाइक दिस, A', और अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रख दूँ, ये हो गई है 2L और ये कितना हो गया A/2, तो R' इज इक्वल्स टू आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 इंटू ρL/A, क्योंकि ये 2 ऊपर पहुँचेगा, ये जो 2 है वो ऊपर पहुँचेगा और ऑलरेडी एक 2 है यानी कि 4 हो जाएगा, राइट। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर मुझे बताएंगे, आपको मिल जाएगा 4 एंड ρL/A की वैल्यू कितनी है, वो 4 ओम है। तो यहाँ पे मैंने 4 ओम लिख दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 आई कैन से फ्रॉम 1, ओके, 1 से हम लोग लिख सकते हैं इस इक्वेशन को।
तो 4 into 4 you know that is 16, तो 16 will be the right answer. I think it is very easy. ओके, तो जो इसमें की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ. क्या है की पॉइंट्स? की पॉइंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो एरिया है वो आधा हो जाएगा इफ़ यू, अगर आपने ये 3L की होती तो एरिया हो जाता A/3, है ना. ठीक, क्योंकि अगर हमें नया रेजिस्टेंस पता करना है तो हमें नई लेंथ और नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी पता करना पड़ेगा. ठीक है ना. नई लेंथ तो उसने बता दी थी वो 2L है, लेकिन एरिया नहीं बताया था, तो वो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. तो दिस इज़ द की पॉइंट हियर. ओके, एंड द फॉर्मूला यूज्ड इज दिस. ठीक, तो ये जो वीडियो है इसमें केवल मैं यही नहीं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, आपको ये भी बताने वाला हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है और किस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं. ठीक, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 कॉपर वायर्स, हमारे पास 3 कॉपर वायर्स हैं. ठीक है, 3 कॉपर वायर्स एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ्स एंड द क्रॉस सेक्शनल एरियाज आर लाइक दिस. तो हमारे पास 3 सेट ऑफ वायर्स हैं, 1 2 3 हम लोग मार्क कर देते हैं. ठीक है ना. जो पहला वायर है उसकी जो लेंथ है वो L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है. जो दूसरा वायर है उसकी एरिया ऑफ क्रॉस जो लेंथ है डेट इज़ 2L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2 है. और जो थर्ड हेड है उसकी लेंथ है L/2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 2L है. ओके, तो कह रहा है कि रेजिस्टेंस इज मिनिमम फॉर व्हाट. इनमें से कौन से वायर का रेजिस्टेंस मिनिमम होगा ये पूछ रहा है. ठीक, तो क्यों ना रेजिस्टेंस निकाल लिया जाए. तो अगर मैं पहला वायर देखूं तो पहले वायर के लिए जो रेजिस्टेंस आ जाएगा R1, अगर मैं कैलकुलेट करूं दैट विल बी ρL/A. ठीक है ना. रेजिस्टिविटी ऑफ, क्योंकि सारे कॉपर वायर हैं तो कॉपर की रेजिस्टिविटी सभी वायर्स के लिए क्या होगी, वो सेम होगी. तो दिस इज द R1. व्हाट अबाउट द R2? R2 रो लेंथ इज व्हाट 2L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A/2. अगर आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये A कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, है ना. तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 4 ρL/A. ठीक है ना. दिस इज ρL/A, this thing is ρL/A, this thing, and this is also ρL/A, but there is 4 also. तो 4 times ρL/A हो गया. हमें फिलहाल मिनिमम चाहिए तो आखिरी वाला और चेक कर लेते हैं. R3 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा R3 इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा ρL/2 अपॉन क्या 2A. ठीक, तो R3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास, ये 2 नीचे पहुंचेगा तो 1/4 ρL/A. तो यू कैन सी हियर कि यहाँ जो फैक्टर है डेट इज़ द 1 फैक्टर, यहाँ जो फैक्टर है डेट इज़ द 4 फैक्टर, और यहाँ जो फैक्टर है वो क्या है, डेट इज़ 1/4. तो सबसे छोटा जो है ना डेट इज़ 1/4. ओके, तो R3 जो होगा वो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा, और यहाँ पर R3 का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 2A है. तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर. आई थिंक इट इज़ ईजी. ओके, बस आपको फॉर्मूला, यहाँ भी फॉर्मूला पुराना वाला ही यूज़ हुआ है. जो अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो R इज इक्वल टू क्या यूज़ हुआ है, ρL/A. और फॉर डिफरेंट डेटा L एंड A विल बी चेंज्ड. यू कैन सी हियर, यहाँ पर 2L था तो 2L डाल दिया, यहाँ पर A/2 था तो हमने यहाँ पर A/2 पुट कर दिया. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए चार्ज पार्टिकल हैव ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 7.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड. वैसे भी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसकी यूनिट भी मिलीमीटर पर सेकेंड होती है, तो आप देख सकते हैं लगभग उतनी ही रेंज में है, 10⁻⁴ मीटर, यानी कि लगभग मिलीमीटर पर सेकेंड. ठीक, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है. तो क्या पूछ रहा है कि मोबिलिटी सर उसकी कितनी है SI यूनिट्स में, मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकंड में जो इसकी मोबिलिटी है वो क्या है. तो आपको पहली बात तो मोबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. जो मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी को म्यू से डिनोट किया जाता है, डेट इज वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड. तो पर यूनिट जब भी हम बात करते हैं तो उस चीज़ से डिवाइड कर देते हैं, तो पर यूनिट फील्ड यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना. तो दिस इज़ द डेफिनेशन. बेसिकली अगर इस क्वेश्चन को आपको करना है तो आपको ये फॉर्मूला बस पता होना चाहिए था, और बहुत ही ईजी है ये. तो म्यू इज इक्वल टू VD की वैल्यू क्या है, डेट इज सिंपली 7.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड दिस इज 3 इंटू 10⁻⁻10 वोल्ट
पर मीटर। ओके तो यू कैन सॉल्व इट ईजिली। तो 3 से ये 2.5 टाइम्स कट जाएगा एंड ये जो -10 है वो ऊपर पहुंचेगा, तो यानी कि 2.5 इंटू 10⁻10⁻4 और ये जो वोल्ट है वो ऊपर पहुंचेगा और मीटर -1 भी ऊपर जाएगा, तो मीटर स्क्वायर वोल्ट -1 सेकेंड -1। तो ये यूनिट भी आ गई है ना, तो इस यूनिट को भी आप ड्राइव कर सकते हो, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है ना, बस सिंपली डेफिनेशन से आ चुकी है। तो 10⁻4 यू नो दैट इज 6, तो 2.5 इंटू 10⁻6 क्या हो गया, मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड एंड दिस। ठीक, तो ये तो क्या हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। बट ये क्या है कि इससे भी ऊपर चीज़ें पूछ सकता है, तो आप आसानी से देखिए। ये जो अभी तो फिलहाल इसने डेटा दिया हुआ था, वीडी हमें गिवन था, ये वीडी है ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था। बट अगर ये ना दिया हो तो इसका फॉर्मूला जो होता है म्यू इज इक्वल्स टू, आपने ये तो देख लिया, वी डी अपॉन ई होता है एंड वी डी ऑल्सो इक्वल्स टू द ए टाउ। ए इज द एक्सेलरेशन, ठीक है ना। वी डी कब एग्जिस्टेंस में आता है, जब भी आप कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो क्या होता है कि उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, डेट इज फोर्स। फोर्स इज ई बाई क्या हो गया एम, और ये टाउ, राइट, दिस इज वी डी। If you put the Vd here, you will get what, mu is equals to Vd की वैल्यू E tau by what m, और upon what, just mu is equal upon क्या E, तो E से E क्या हो जाएगा, वो कट हो जाएगा। You will get a formula, you can see here this, ठीक है ना, E tau by m and this is a constant thing for a conductor। तो मोबिलिटी किसी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होती है, बट यहाँ पर उसने वीडी और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, तो वो हमने इसकी हेल्प से कैलकुलेट किया, ठीक है ना। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला, यू कैन रिमेंबर दिस, दिस इज ऑल्सो ए फॉर्मूला एंड दिस इज फॉर्मूला यूज फॉर सॉल्व अकॉर्डिंग टू द दिस डेटा, राइट। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पावर, ठीक है ना, पावर इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर से है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे किया जाएगा। यहाँ पर पावर रेटिंग दी हुई है, दिस इज, है ना, पावर रेटिंग बोलते हैं जिसमें पावर और क्या दिया होता है, वोल्टेज दिया होता है। दिस इज कॉल्ड द पावर रेटिंग, पावर व्हाट रेटिंग। जब भी आपको पावर रेटिंग दिया हो, यू विल कैलकुलेट इमीडिएटली आर फ्रॉम द पावर रेटिंग, ठीक है ना। ओके, फिलहाल बल्ब इज कनेक्टेड टू द 160 वोल्ट सप्लाई, द पावर कंजम्पशन, ठीक है ना। पावर रेटिंग का मतलब ये है, जैसे पावर रेटिंग इतना दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि if you apply what 200 volt to the bulb, it will consume 100 watt, ओके। लेकिन ये कह रहा है कि सर ये बताइए कि पावर कंजम्पशन कितना होगा जब 160 वोल्ट को क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो पावर कंज्यूम पूछ रहा है कि जब क्या है कि व्हेन वी कनेक्ट V इज इक्वल्स टू 160 वोल्ट। तो देखिए मैंने बताया आपको, जब भी आप ये देखें तो यू विल कैलकुलेट व्हाट, रेजिस्टेंस। आप इसकी हेल्प से क्या कैलकुलेट करें, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करें, है ना। ओके तो इसकी हेल्प से अगर पावर रेटिंग दी हुई है तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, यू नो P इज इक्वल्स टू व्हाट, V स्क्वायर ओवर R, राइट। तो यू कैन कैलकुलेट द R हेयर, R को आप इधर ले जाएं और P को नीचे ले आएँ, तो V स्क्वायर ओवर क्या हो गया, P हो गया। तो R इज इक्वल्स टू, अगर पावर रेटिंग से आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो V की वैल्यू कितना गिवन है, पावर, मैंने बोला कि पावर रेटिंग से ही हमेशा रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे। तो जो P है वो ये गिवन है, यहाँ पर P है, दिस इज योर P, राइट, एंड दिस इज योर V। तो V स्क्वायर बाई P यानी कि 200 इंटू 200 अपॉन व्हाट, P इज 100, राइट। तो ये 0 से 0 चला जाएगा, यू विल गेट व्हाट, 400 ओम। यानी उस अप्लायंस का या बल्ब का जो रेजिस्टेंस है, ये बल्ब का, क्योंकि बल्ब का रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है दोनों ही सिचुएशन में। देखिए फिजिक्स में जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें पहले कुछ डेटा दिया होता है, उसे फर्स्ट कंडीशन बोलते हैं, फिर कुछ पूछ रहा होता है उसे सेकंड कंडीशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन की हेल्प से हम कुछ ना कुछ फाइंड आउट करते हैं, उसे फिर सेकंड सिचुएशन में रखते हैं।
तो देखिए दोनों ही सिचुएशन में आर चेंज नहीं होगा बिकॉज बल्ब का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, बल्ब का जो एलिमेंट है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, इसलिए रेजिस्टेंस क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहा तो नाउ यू कैन कैलकुलेट द व्हाट पावर कंज्यूम्ड पी डैश। तो आपको अब क्या कैलकुलेट करना है, पी डैश कैलकुलेट करना है। तो पी डैश इस बार जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो 200 नहीं अप्लाई कर रहे हैं, यू आर अप्लाइंग द कितना 160 वोल्ट, यू कैन सी हियर। ओके, तो 160 वोल्ट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और अपॉन रेजिस्टेंस तो चेंज हुआ ही नहीं है ना। देखो पावर के 3 फॉर्मूले हैं, उन्हें केयरफुली यूज़ किया जाता है। तो P इज इक्वल्स टू होता है एक तो क्या VI होता है, राइट। मैं दोबारा से इधर लिख देता हूँ, P इज इक्वल्स टू VI, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R और P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर ओवर R। अकॉर्डिंग टू द डेटा यू विल यूज़ द फॉर्मूला, है ना। यहाँ पर हम पावर P इज इक्वल्स टू VI से कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट नो कि जितनी करंट स्टार्टिंग में थी उतनी बाद में है या नहीं है। ओके, दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज हियर P इज इक्वल्स टू VI। ओके, नाउ द वोल्टेज इज, आई टोल्ड यू कितना बोल रहा है 160 वोल्ट बोला उसने, और रेजिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, तो इसी रेजिस्टेंस को हम यहाँ पुट कर देते हैं 400, राइट। इस रेजिस्टेंस को ही यहाँ पुट किया गया है, कौन से को, इसे यहाँ पर, राइट। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, इफ़ यू सॉल्व दिस, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। ओके, तो ये 4 टाइम्स जाएगा यहाँ से, तो दिस विल बी 64 watt is the right answer. Okay, if you use the P is equals to VI you will get the 80 watt, that is the wrong answer. ठीक, I told you in both the conditions the resistance will be same. Okay, that's why we are using this formula P dash is equals to V dash square over R. Okay, मतलब because in this situation V dash उसने दिया हुआ है और R चेंज हुआ नहीं है, इसलिए हमने पहली कंडीशन से R कैलकुलेट किया एंड देन पुट दिस थिंग। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल। ठीक, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी समझ नहीं आता, यू कैन कमेंट मी, है ना, आई विल इमीजिएटली रिप्लाई दिस। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5th क्वेश्चन। एक नेटवर्क दिया हुआ है, उसमें करंट की वैल्यू पूछ रखी है इन द टर्म्स ऑफ द V, सॉरी। ओके, तो इस नेटवर्क को अगर आप ध्यान से देखें तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि यहाँ एक डायमंड शेप बन रही है ना। जब भी डायमंड शेप बनती है कहीं भी, तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक होना चाहिए, क्या क्लिक होना चाहिए कि दिस इज़ लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, दिस इज़ लाइक व्हाट, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए क्या क्या यहाँ पर कोई व्हीटस्टोन ब्रिज है। आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसे थोड़ा सा टिल्ट कर दें, इसे इधर घुमा दें और इसे थोड़ा सा इधर घुमाएं, तो you will get like this situation, this figure. Okay, this is the V volt battery and you want to calculate what, you want to calculate the current in this circuit. Okay, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए जरा, ये 4 है, this is what, this is 6 ohm, this is 2, that is 3 और ये 4 है ना। तो मैंने बताया अभी आपको, क्या बताया कि मतलब यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिख रहा है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर ये देखिए R1 है, इसे बोलते हैं R2, ये क्या है R3 है और ये क्या है R4 है। आप जरा यहाँ पर R1 अपॉन R2 फाइंड आउट करिए कितना आ रहा है, 4/6, दैट इज 2/3। एंड व्हाट अबाउट द R3 अपॉन R4, दिस अपॉन दैट, दिस अपॉन व्हाट, दैट। इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम लोग, है ना। तो R3 अपॉन R4 यू आर गेटिंग 2/3। तो आप देख सकते हैं हेयर व्हाट, हेयर R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, R3 अपॉन R4 आ रहा है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो कंडीशन है दैट इज सेटिस्फाइड, व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन है, तो यहाँ पर कोई भी करंट नहीं जाएगी, यू नो, जो ये बीच वाली ब्रांच होगी देयर विल बी नो करंट, एंड देन सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस रेजिस्टेंस, ठीक है ना। सो 4 ohm रेजिस्टेंस will be excluded।
अगर आपने इसे एक्सक्लूड कर दिया तो यू विल हैव ए वेरी सिंपल सर्किट दैट विल लुक like this is what, this is 4 ohm, right, and this is what, this is 6 ohm, and that is what, this is 2 ohm, and it is what, this is 3 ohm, right? Okay, और ये यहाँ पर I current है, this is the voltage V, right? Okay, this is the thing. हमने ये बीच वाला रेजिस्टेंस हटा दिया है बिकॉज इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई करंट इसमें नहीं जा रही होगी. ओके ओके, तो अब यहाँ पर ये इसे सॉल्व करना बहुत ही ईजी है. ये वाला जो रेजिस्टेंस है 4 ओम और ये 2 ओम, दीज टू आर इन व्हाट, सीरीज, तो ये 6 हो जाएगा, दिस विल बी 6, तो 6 ओम एंड दिस विल बिकम द 9 ओम, and it is, there is a I current and it is connected to the V voltage battery. Okay, so you can solve this very easily, है ना. So how can you solve it? These two are in parallel, 6 ohm and 9 ohm. Okay, so what will be the R equivalent in this case? In this case the R equivalent will become, this will be R equivalent, and that will be simply 6 into 9 upon 6 plus 9. Okay, this will be 15 here, 9, 6 into 3 upon 5, this will become, so we can write 18 upon 5. So R equivalent is 18 upon 5 and V is the voltage here, and this is the current here, I. Okay, so you can apply the Ohm's law simply because there is only one resistance, one current and one voltage. So V is equals to what, I R equivalent. So I is equals to, you will get V upon R equivalent, and R equivalent you know 18 by 5. Okay, so V by 18 by 5, so you are getting 5V by 18. So this is the right answer. So D will be the right answer. I think it is easy. Okay, बस इसमें हमें पहचानना था व्हीटस्टोन ब्रिज. तो अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट इज दिस. ओके, ठीक, द 4 ओम विल बी एक्सक्लूडेड. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर इज नो करंट इन द 4 ओम, दैट्स वाई इट कैन बी एक्सक्लूडेड. ओके, फिर ओम्स लॉ हम तभी लगा सकते हैं व्हेन देयर इज ओनली वन रेजिस्टेंस, वन वोल्टेज एंड वन करंट. ओके, ठीक, और इस जो रेजिस्टेंस में है जो करंट जा रही है डेट इज I सिंपली, दैट्स वाई V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट, एंड देन वी विल फाइंड आउट द I हियर, सिंपल. ओके, दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट, दैट इज ऑन द पोटेंशियोमीटर. ठीक, ए सेल कैन बी बैलेंस्ड अगेंस्ट 110 centimeter and 100 centimeter of the potentiometer wire respectively, with and without being shorted through the resistance what, 10 ohm, the internal resistance. तो you know पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप लोग दो चीज़ें कर सकते हैं. ठीक है ना, जो पोटेंशियोमीटर है उससे आप दो चीज़ें फाइंड आउट करते हैं. एक तो पहले EMF कंपेयर करते हैं, E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, L1 अपॉन L2 होता है. और दूसरी जो चीज़ है हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं. दिस इज R इज द रेजिस्टेंस, ओके, यूज्ड इन द सर्किट. आई विल टेल यू कि वो कौन सा है. तो L1 अपॉन L2 माइनस 1. अगर आप किस तरीके से L1 भूल जाते हैं, L1 L2 क्या था ऊपर नीचे, तो याद रखिए L1 हमेशा क्या होगा, डेट विल बी ग्रेटर देन द L2. ओके, तो यही फॉर्मूला हमें बस यहाँ पर यूज़ करना है, वी विल गेट द आंसर. मैं अभी आपको बस ये समझा देता हूँ कि ये कैसे है. जैसे मान लीजिए ये ड्रिवन सेल है, ओके, और यहाँ पर जो ये वायर है, कौन सा, ये वाला जो वायर है, दिस इज द पोटेंशियोमीटर वायर. आई एम डिनोटिंग इट विद द रेजिस्टेंस. ओके, तो इसमें हम लोग, इसमें क्या किया गया है, एक एक्सटर्नल हम लोग सर्किट लगाते हैं. दिस इज व्हाट, दिस इज E, और यहाँ ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और फिर एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया जाता है R विद द की.
ठीक, ओके। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसे थोड़ा बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, ओके। तो यहाँ जो ये रेजिस्टेंस है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है ना। ये पोटेंशियोमीटर क्या है, वायर है, जो बहुत ही लंबा सा वायर होता है ना। और ये यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, और उस गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा जॉकी से लगा होता है, ठीक है ना। तो अगर ये यहाँ पे लिखा है विद और विदाउट, है ना, इस रेजिस्टेंस को इंक्लूड किया गया है एक बार और एक बार एक्सक्लूड किया गया है। तो इसी तरीके का प्रिंसिपल हमने पढ़ा था जब इंटरनल रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, है ना, कि जब ये की ऑन है तो वी विल गेट व्हाट, R1, ओके, L1, और जब ये की ऑफ है तो वी विल गेट L2, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करें तो यहाँ पर आपको देखिए मैंने बताया कि L1 हमेशा, अगर आप किसी तरीके से कंफ्यूज हैं तो L1 हमेशा क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना, किससे, L2 से। तो L2 विल बी 100 ऑब्वियसली, है ना। तो R इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर इंटरनल ये जो रेजिस्टेंस है, एक बाहर से जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, डेट इज़ 10 ओम। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R, वो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, R L1 अपॉन L2 माइनस व्हाट, 1, ओके। तो R1 is given, L1 L2 is given, you can find out R is 10, L1 is 110, L2 is 100 minus 1, right? So what are you getting? You are getting this will become the 10 100 upon what, ये 100 हो गया, ठीक। तो ये बन जाएगा इधर 10, तो 10 इंटू 10 अपॉन 100 आ गया, एंड दिस विल बिकम द 1 ओम, राइट। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, 1। सिंपली फॉर्मूले बेस्ड आएंगे, इसमें पोटेंशियोमीटर में कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं फ्रेम होगा, ओके। तो बस हमें ये पहचानना था कि L1 L2 क्या है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप बाय द वे भूल भी जाते हैं कि L1 L2 क्या है, कि आप यहाँ याद रखिए कि R ऑलवेज भी पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव होगा तो L1 को L2 से ज़्यादा ही होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आंसर विल बी 1। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ फ्रॉम द मैग्नेटिज्म। आई टोल्ड यू कि 20% पार्ट कहाँ से है, वो मैग्नेटिज्म से है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स अंडर 3 जूल ऑफ वर्क टू टर्न थ्रू द कितना, 60 डिग्री। तो ये कह रहा है कि एक नीडल है, इसे एक नीडल मान लेते हैं, दिस इज अवर नीडल, इसका नॉर्थ ये है और साउथ ये है ना, ओके। मान लीजिए जो मैग्नेटिक फील्ड है डेट इज इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इस नीडल को इस पोजीशन में लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, आपको वर्क करना पड़ता है अंडर 3 जूल वर्क करना पड़ता है, ठीक है ना, 60 डिग्री लाने के लिए इस नीडल को। दिस इज योर नीडल, दिस इज योर नीडल, ये नॉर्थ हो गया इसका, ये साउथ, लाइक दिस। वैसे आई थिंक आई शुड राइट हियर साउथ हियर, ओके, एंड नहीं, नॉर्थ इज राइट, नॉर्थ इज क्लियर, नॉर्थ, एंड दिस इज साउथ, एंड दैट इज योर साउथ, एंड दिस इज योर नॉर्थ, ओके ओके। तो कह रहा है कि द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन दिस नीडल इन दिस पोजीशन, इस पोजीशन में 60 डिग्री में रखने के लिए आपको एक टॉर्क चाहिए होगा, बिकॉज ये दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आना चाहेगी। तो आपको एक यहाँ पर टॉर्क लगाना पड़ेगा, वो टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा ये पूछ रहा है, ठीक है ना। आई थिंक यू नो द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क एंड द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, ठीक है ना। तो जो फॉर्मूला है, अगर मैं W एक्सटर्नल की बात करूँ, क्योंकि इसमें वर्क किया है यहाँ से यहाँ ले जाने, तो ये U फाइनल माइनस U इनिशियल होता है, एंड U इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस M डॉट B होता है, या फिर आई कैन राइट माइनस MB cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मूवमेंट M एंड द B, ओके। M और B के बीच का जो एंगल है वो थीटा होता है। तो यहाँ पर जो वर्क दिया हुआ है, ठीक, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है। टॉर्क इज, आई थिंक यू नो व्हाट इज द टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल्स टू MB क्या, साइन थीटा।
एंड थीटा यू नो इन दिस केस दैट इज 60 डिग्री। ओके ठीक, तो एक्चुअली यहाँ पर एम बी हमें नहीं पता है, तो हम एम बी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 60 डिग्री वी नो दिस इज 60 डिग्री। ओके, तो टाउ विल बी टाउ हम कैलकुलेट, एक्चुअली टाउ ही कैलकुलेट करना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो टाउ विल बी एम बी वॉट साइन 60। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, एम बी की, तो एम बी हम इस कंडीशन से कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक, तो देखिएगा ज़रा कैसे कैलकुलेट होगा। इसी चीज़ को हम दोबारा लिखते हैं, और यहाँ पर जो इसने वैल्यू दी हुई है इसकी, डेट इज़ √3 जूल दी हुई है। ओके ठीक है, यू फाइनल विल बी माइनस एम बी, है ना, कॉस थीटा व्हाट फाइनल माइनस ऑफ माइनस एम बी, बिकॉज द फॉर्मूला फॉर द यू इज दिस माइनस एम बी व्हाट कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा आई लिखा जाएगा इनिशियली, क्योंकि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, राइट। फाइनल एंगल जो हो चुका है, यू कैन सी हियर द फाइनल एंगल इज व्हाट, that is 60 डिग्री। दिस विल बी माइनस माइनस प्लस, इनिशियल एंगल, इनिशियली जो नीडल थी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थी, दैट्स वाई 0। ये दोनों ही जो पॉइंट्स हैं दे आर क्रूशियल, दिस एंड दैट। ओके, तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, cos 60 यू नो, cos 60 यू नो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 1/2। तो यहाँ 1/2 अगर आप पुट करें तो कितना आएगा ज़रा बताएंगे, 1 यानी mb/2, और ये क्या आ गया प्लस एम बी, बिकॉज cos 0 इज़ 1, यू नो cos 0 इज़ व्हाट 1। तो दिस विल बी हाफ माइनस ऑफ हाफ एंड फुल, वो भी प्लस का फुल है, तो दिस विल बी mb/2 सिंपली, दिस इज √3। तो यू आर गेटिंग mb इज इक्वल टू व्हाट 2√3, राइट। तो mb आपको 2√3 मिल गया। तो इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, इसे मान लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप वैल्यू रखेंगे तो यू विल गेट व्हाट, तो फ्रॉम इक्वेशन व्हाट फर्स्ट, तो टाउ इज इक्वल टू एम बी इज 2√3 और साइन 60 इज व्हाट √3/2, राइट, व्हाट √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 इज 3, तो 3 न्यूटन मीटर, बिकॉज द यूनिट ऑफ द टॉर्क इज न्यूटन मीटर सिंपली, तो न्यूटन मीटर विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर 2 की पॉइंट्स हैं, 2 इम्पोर्टेंट, मतलब जो फॉर्मूले हैं मैं उन पे स्टार लगा देता हूँ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क, एंड इट इज द फॉर्मूला दैट रिलेटिंग द वर्क डन एंड द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है ना। तो दीज 3 आर द की कॉन्सेप्ट। केवल एक पर भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बट इस क्वेश्चन के थ्रू हमने 3 फॉर्मूले समझे, राइट। तो ये बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज, वो पूछ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 सेल विच गिव्स द करंट 0.2 एम्पियर थ्रू द रेजिस्टेंस दिस। ओके, एक हमारे पास सेल है जिसका वोल्टेज कितना है 2.1 वोल्ट है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता है, वही वो पूछ रहा है, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, अगर उसे कनेक्ट किया जाता है विच गिव्स द 0.2 एम्पियर, कब 0.2 एम्पियर देता है कि व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, जिसकी वैल्यू है कितनी 10 ओम है। ओके, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज स्मॉल आर, है ना, ये स्मॉल आर आपको कैलकुलेट करना है। और वो कह रहे हैं जब वो कनेक्ट किया जाता है तो जो करंट, तो जो इसमें करंट प्रोड्यूस होती है डेट इज 0.2 एम्पियर। ओके, तो पूछ रहा है कि सर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पर आप किरचॉफ्स लॉ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो वोल्टेज है या ईएमएफ है वो कहाँ जा रहा है, वो 2 जगह वेस्ट हो रहा है, यू कैन सी हियर, है ना। एक तो यहाँ ड्रॉप हो रहा होगा, कुछ ड्रॉप यहाँ होगा और कुछ ड्रॉप इंटरनल रेजिस्टेंस में होगा। तो ड्रॉप कैसे लिखते हैं, आई आर, और जितनी करंट यहाँ फ्लो हो रही है उतनी ही करंट यहाँ होगी, तो यहाँ भी क्या लिखा जाएगा, आई आर ही लिखा जाएगा। ओके,
ई की वैल्यू जो है ना वो है 2.1। आई आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, दिस इज 10 और प्लस आर इज यू वांट टू कैलकुलेट 2.1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आई? आई इज सिंपली व्हाट 0.2, राइट? ओके, और इनटू 10 प्लस आर। ओके, we can multiply 0.2 with the 10 and r with the 0.2। ठीक, हम पहले भी ये चीज़ कर सकते थे। 2.1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2 प्लस आर इंटू 0.2, राइट? तो अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 2 यहाँ पर पहुँचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो यू विल गेट व्हाट? विल गेट r into 0.2 is equals to 2.1 minus 2। ओके, आप इसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो r is equals to दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम 0.1 और आप इसे डिवाइड करेंगे 0.2 से, तो विल गेट द हाफ एंड हाफ इज बेसिकली 0.5। तो 0.5 इज द राइट आंसर। दिस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल इज व्हाट? 0.5। ओके, 0.5 इज द राइट आंसर। आई थिंक इट इज़ क्लियर। और इसका आंसर आ रहा था 3 जूल और ऊपर वाले का आंसर और सब मैंने मार्क कर दिए कि उनका आंसर क्या आ रहा था। इसका रह गया, इसका आ रहा था अपना 2.5 एंड सो ऑन। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन एंड बेस्ड ऑन द व्हाट? ग्राफ। ओके, तो ये कह रहा है कि जो वेरिएशन है टेम्परेचर का, किससे? variation of the resistivity with the temperature is for copper is what? कॉपर के लिए पूछ रहा है। तो ये एनसीईआरटी में गिवन है, ये तीन तरह के ग्राफ गिवन है कि अगर नाइक्रोम है, क्या है? नाइक्रोम वायर है या कोई एलॉय है, जैसे क्रोमियम भी हो सकता है। ओके, उसके लिए जो ग्राफ आता है डेट इज समथिंग लाइक डेट। वो बहुत ही तेज़ी से वेरी नहीं करती है रेजिस्टिविटी विद द टेम्परेचर लाइक दैट। ओके, एंड सेकेंड ग्राफ वॉज फॉर द मेटल, प्योर मेटल, नॉट एलॉयज लाइक कॉपर, जो कि यहाँ पूछ रहा है। तो कॉपर के लिए जो होता है वो थोड़ा वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला ग्राफ होता है। डेट विल बी लाइक दैट, लाइक दिस। ओके, तो दिस इज़ फॉर द कॉपर वायर। ठीक, ओके, कॉपर के लिए क्या है कि जो रेजिस्टिविटी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। यू कैन सी यहाँ पे शार्प चेंज है बाय इंक्रीजिंग व्हाट? टेम्परेचर। यू कैन सी द रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज रैपिडली। तो 3 ग्राफ हैं एक्चुअली। हमारा जो आंसर हो जाएगा फिर इस हिसाब से जो आ जाएगा वो सी आ जाएगा। बट ये इसका भी पूछ सकता था, नाइक्रोम या एलॉय का। और एक और ग्राफ एनसीईआरटी में मेंशन है, वो भी मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। डेट इज़ फॉर द सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर एक इस तरह ऐसा कंडक्टर है, ठीक, उसके लिए जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ गिरती है, बढ़ती नहीं है, गिरती है। तो गिरने का जो ग्राफ होगा डेट विल बी लाइक दिस। यू कैन सी अगर इतने टेम्परेचर पर ये है तो इतने टेम्परेचर पर इतनी हो गई है, कम हो गई है। यू कैन सी ओके, पहले इतनी थी यहाँ पर, ठीक, इस टेम्परेचर पर कितनी थी? जैसे लाइक इस टेम्परेचर पर ये थी और अब जो टेम्परेचर हो गया है ये, तो कितनी हो गई है? इतनी, तो कम हो रही है ना। तो इसमें जो होती है रेजिस्टिविटी क्या होती है? कम होती है, ठीक। और इसमें ज़्यादा अप्रिशिएबली चेंज नहीं होती है एलॉयज में, राइट। ओके, कॉपर में काफ़ी तेज़ी से चेंज होती है एंड सेमीकंडक्टर में कम होती है विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। 10 क्वेश्चन है, ये क्या है कि क्यूरी टेम्परेचर अबव द क्यूरी टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट। ओके, तो अगर क्यूरी टेम्परेचर इज TC, उससे ऊपर क्या होता है ये पूछ रहा है। देखो, क्यूरी जो टेम्परेचर है डेट इज डिफाइंड फॉर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स।
फेरो के लिए डिफाइंड है, फेरो व्हाट, मैग्नेटिक, राइट। तो फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या है, डिफाइंड है। तो इसकी जिसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है, ससेप्टिबिलिटी, that is chi is equals to C is the Curie constant 1 minus T over TC, ठीक। तो अगर जब भी ये जो फॉर्मूला है, इट इज डिफाइंड फॉर T इज लेस देन TC, इफ ये पूछ रहा है कि जब बढ़ जाए, है ना, इफ T ग्रेटर देन TC तो क्या होता है, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, क्योंकि ये फॉर्मूला फेरो के लिए है, तो फेरो विल चेंज ना, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज वैलिड। TC का एग्जिस्टेंस किसके लिए है, ये इसके लिए है ना, फेरो के लिए। तो फेरो विल चेंज इनटू व्हाट, पैरा, ठीक है ना। पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है कौन, फेरो, किसके लिए, अगर टेम्परेचर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए TC से, क्यूरी टेम्परेचर से। तो द आंसर विल बी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरा, फेरो बिकम्स पैरा, कब, अबव द क्यूरी टेम्परेचर। ओके, होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक। आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहूँगा, बाकी वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, है ना। कोई भी अगर क्वेरी हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। और दूसरे जो आपके कुछ फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर देना, और साथ ही साथ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।